हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल योर पेरेंटिंग गाइड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे सबसे इम्पोर्टेंट डे की एक्सपीरियंस। तो टाइटल और थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि आज मैं अपनी डिलीवरी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, बिकॉज इतना पॉजिटिव एक्सपीरियंस मेरा रहा है। सो आई थॉट कि इस मैटर पे एक वीडियो तो ज़रूर बनाना चाहिए, सो दैट जो वुड बी मॉम्स है उनका जो एंग्जाइटी होता है, फियर होता है कि इस दिन जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट डे होने वाला है आपके लाइफ का, उस दिन आपके साथ क्या होगा, आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, इन सारे का एक्सपीरियंस अगर आपको पहले से थोड़ी पॉजिटिविटी मिले तो आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगा कि क्योंकि मेरी एक्सपीरियंस इतनी अच्छी रही, बिकॉज आई डेंट एक्सपेक्ट टू बी दिस गुड बट इट वेंट ग्रेट, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ तो ये शेयर करना बनता है। पूरा वीडियो जरूर देखना, आई होप आपको इसमें से थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिलेगी। कमेंट्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको इसमें से क्या टिप्स अच्छे लगे। अगर आपका भी इस तरह का एक्सपीरियंस है तो आप भी वो ज़रूर शेयर करना। कुछ भी क्वेरीज है तो वो भी आप लिख सकते हो, सो दैट उन सारे को भी मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी। इस तरह के और भी पेरेंटिंग या प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे मेरी एक्सपीरियंसेस रही हैं, मैं उन सारे को आपके साथ शेयर करूंगी। एंड अगर इससे आपको कुछ भी हेल्प होता है सो आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो चलो अब शेयर करती हूँ कि उस दिन क्या क्या हुआ था, डायरेक्टली गेटिंग इनटू दैट स्टोरी। बट उससे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ, फॉर पीपल हु डोंट नो, आई वॉज कैरिंग ट्विंस एंड नाउ आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय एंड अ बेबी गर्ल। मेरी डिलीवरी हुई है 37th वीक पे। तो डॉक्टर ने मुझे पहले ही बताया था ऑन द 31st वीक कि हम इसको 33 वीक्स से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द पीपल जो ट्विंस कैरी करते हैं उनकी डिलीवरी 33 वीक्स पे ही होती है, या उससे मैक्सिमम 34th वीक तक हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, लाइक स्कैन की रिपोर्ट, जो ग्रोथ स्कैन है, डॉपलर स्कैन है, सारे चीज़ों को देख के डॉक्टर ने हमें कहा था कि 33 वीक्स तक हम इसको देख सकते हैं, उसके आगे थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। बट विथ पॉजिटिव माइंडसेट एंड मैनिफेस्टेशन मैं इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और मुझे एकदम श्योर था कि आई एम ओके टू चेंज माई डॉक्टर, अगर वो अगर बोले कि 33 वीक्स पे ही हम करेंगे। क्योंकि होता है कि सबको चाहिए होता है थोड़ा सा बेबी जो है वो पहले से मच्योर हो। 33 वीक्स इज टू अर्ली, एटलीस्ट टर्म डिलीवरी हो, ये हर कोई चाहता है, इफ नॉट फुल टर्म। तो मेरा भी यही था, एंड आई वॉज श्योर कि इतना जल्दी तो आई डोंट वांट, एंड इतना जल्दी ये सही नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि मतलब ठीक हो। एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली थोड़ा वेट कम था तब तक, जब तक 31 वीक्स तक था तब तक मेरे बेबीज के थोड़ा सा वेट कम था। तो इसलिए डॉक्टर ने कहा था कि हम डिलीवरी करते हैं, फिर उनको हम हो सकता है NICU में रख के एंड देन आगे के सारे थिंग्स को देखेंगे। बट आई डेंट वांट दैट, एंड मैं एकदम स्ट्रांगली बिलीव करती थी कि मेरे साथ ये हो ही नहीं सकता है। आई एम सो पॉजिटिव अबाउट कि ये मेरी टर्म डिलीवरी ही होगी। तो ऐसा ही था। उसके बाद और भी डॉक्टर धीरे धीरे देखे कि इम्प्रूवमेंट हो रही थी, तो मुझे लगा एंड आई वॉज रिलीव्ड, एंड हमने डॉक्टर चेंज नहीं किया था, उनके साथ ही हम आगे बढ़े, बिकॉज डॉक्टर वॉज ओके कि चलो अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो इट्स अ गुड साइन, हम और भी वेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद 34th वीक पे, 35th वीक पे, सारे वीक पे ही एक बार ब्लड स्कैन होता था, एंड देन नेक्स्ट वीक ग्रोथ स्कैन होता था। ऐसे ही करके हमने 36th वीक पे जब मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको फाइनली एक डेट डिसाइड करना है। शी हैज़ गिवन 3 डेट्स, लाइक 16, 17 देन 18 जून के बीच में आपको एक डेट पहले से डिसाइड करके आना है। इसके आगे हम और कंटिन्यू किसी भी हाल में नहीं कर सकते, क्योंकि ट्विंस है तो बेबीज को रिस्क हो सकता है। इट्स सेफ कि अगर हम उनको निकाल के अगर बाहर हम उनको ग्रो करने का अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है, बिकॉज प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई या प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता है, तो बहुत सारे रिस्क होते हैं। इसलिए वी थॉट कि 37th वीक का अगर वो डेट दे रही हैं तो इट्स ओके, आई वॉज ओके विद दैट। एंड हमने जैसा डिसाइड किया था, हमने एस्ट्रोलॉजर से बात किया, एंड एस्ट्रोलॉजर सेड कि 18th इज द बेस्ट डे इन तीनों डेट्स में से। बट मुझे पहले से ही था, लाइक बहुत साल पहले से, जब मैंने प्लान भी नहीं किया था तब से मुझे पता, मतलब आई वांटेड कि ऐसे डेट पे डिलीवरी हो जो कि एक ऑलरेडी स्पेशल डे हो, लाइक मेरा बर्थडे हो या हस्बैंड के बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो मम्मी पापा का या मेरा, किसी का भी, या फिर कोई अच्छा ऑस्पिशियस डे हो। तो इस कैलेंडर के हिसाब से, जेस्टेशनल कैलेंडर के हिसाब से बहुत सारे डेट्स फिट हो रहे थे। लाइक एक्चुअल जो डॉक्टर ने मुझे डेट दिया था वो मेरे बर्थडे के आसपास था। तो फर्स्ट आई वाज लाइक कि जो EDD था वो मेरे बर्थडे के आसपास था, तो आई वाज लाइक कि अगर मेरे बर्थडे पे हो तो बहुत अच्छी बात है। बट देन वो काफ़ी लेट था, तो हमें सबको पता था कि उतना दिन तक तो ऑब्वियसली कंटिन्यू नहीं कर सकते हम। अब थी जून महीने, जून की बात। तो जून में
दो ऑस्पिशियस डेट्स थे, एक तो 17 जून जो मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी था, एंड एक था 27 जून जो कि रथ यात्रा था। तो फर्स्ट आई वाज लाइक कि रथ यात्रा तक वेट कर लेते, बट वो 10 डेज और हो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि इतना हम वेट नहीं कर सकते, बट ट्रस्ट मी, मैं 18 से आई वॉज ओके कि हाँ एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि बहुत अच्छा डे है, लेकिन फिर भी मुझे जैसे ही डॉक्टर ने पहले जो मैं जिस विजिट पे गई थी 3 डेट्स जब दिया था, तभी से आई वॉन्टेड कि 17 को ही हो बिकॉज इट्स माई पेरेंट्स एनिवर्सरी। अब हुआ ये था कि सारी चीज़ ठीक था, मेरा हॉस्पिटल बैग बैग था, एवरीथिंग वाज फाइन। 17 को मॉर्निंग में मैं इनफैक्ट वीडियो भी बना रही थी सुबह 8 बजे कि नेक्स्ट 24 आवर्स भी और बचे नहीं है, बिकॉज डॉक्टर ने कहा था कि जिस दिन 18 का हमने सिलेक्ट किया था, तो 18 को आपको सुबह 6 बजे आके एडमिट होना है। बहुत सारे जो एनएसटी वगैरह एंड देन उसके बाद विटामिन के इंजेक्शन ये सारे दे के एंड देन 8 o'clock हमारा प्लान सी सेक्शन था। बट 17 के ही जो 16 का नाइट था, मतलब नाइट क्या 17 का जो अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock से ही मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा था, मतलब थोड़ा कॉन्ट्रैक्शंस फील हो रहा था। ऐसा नहीं था कि लेबर पेन काइंड ऑफ, बट ऐसा लग रहा था कि जैसे आपको मोशन पास करना हो तो कैसा फील होता है, वैसा काइंड ऑफ कुछ कुछ फील हो रहा था। इवन आई वॉज गोइंग टू द वॉशरूम ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब हर 10 मिनट में मैं वॉशरूम जा रही थी, बट नथिंग वाज हैपनिंग बिकॉज वो तो मोशन वाला पेन कॉन्ट्रैक्शंस था ही नहीं, वो एक्चुअल में लेबर पेन ही था। बट मुझे पता ही नहीं था, किसी ने बताया नहीं था कि ऐसा भी फील हो सकता है। सब ने वाटर ब्रेक ये सारी चीज़ें तो मैंने देखा था। इवन जो लेबर क्लासेस होते हैं हॉस्पिटल से जो हमें करवाया गया था, उस पर भी किसी ने ये वाला जो कॉन्ट्रैक्शन काइंड ऑफ थिंग है ये किसी ने बताया ही नहीं था। अब मैं बहुत बार जा रही थी वॉशरूम। उसके बाद सुबह हुआ, सुबह भी आई वॉज लाइक, हस्बैंड देख रहे हैं कि मैं बार बार वॉशरूम यूज़ कर रही हूँ, तो उनको भी लग रहा है कि चलो हो सकता है ऐसा ही है, बट ही वॉज लाइक कि हम हॉस्पिटल चलते हैं, हम आज ही हॉस्पिटल जाएंगे। बट मेरा जो कॉन्फिडेंस था कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है, आज कैसे, कल हमारा डेट है तो कल हम जाएंगे हॉस्पिटल। ऐसे करके मैंने काफ़ी टाइम मतलब घर पे ही मैं रही, और मेरे हॉस्पिटल लकीली सिर्फ 2 मिनट्स का डिस्टेंस था, तो इसलिए मैंने ये रिस्क लिया। बट इससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, अगर आपका हॉस्पिटल अगर दूर है तो प्लीज़ आप बिल्कुल बिना वेट किए आप जाओ। आपको पता नहीं है कि कौन सा सिग्नल आपका लेबर पेन हो सकता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही आइडिया नहीं था और ये मेरा लेबर पेन ही था। सो ऐसे ही करके बहुत सारा टाइम पार हो गया, लाइक 12 o'clock हो रहा था शायद, या 11 o'clock, 11:30 ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। तब मैं जब वॉशरूम के लिए गई तो मुझे लगा कि माई वाटर ब्रोक। अब मुझे समझ में नहीं आया कि ये वाटर ब्रेक हुआ या यूरिन पास हो रहा है, बिकॉज लेबर क्लास में ये भी बताया था कि आप खुद से भी मतलब अपने आप कभी कभार यूरिन पास हो जाता है, सो यू नीड टू डू पेल्विक एक्सरसाइजेस टू चेक कि वेदर इट्स वाटर ब्रेक और ये नॉर्मल यूरिन पास हो रहा है। तो मैंने वो भी करके देख लिया एंड तब मुझे पता चला कि माई वाटर ब्रोक। अब उसके बाद मैंने इमीडिएटली और कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया, मैं तुरंत ही मैंने हॉस्पिटल में गई। हॉस्पिटल जाके डॉक्टर ने तब वहाँ पे, मेरी डॉक्टर वहाँ की विजिटिंग डॉक्टर है, तो मतलब दूसरे हॉस्पिटल में भी वो रहती हैं, तो इसलिए उनका मेरे, मैं जो हॉस्पिटल में दिखा रही थी रेनबो, वहाँ पे वो सिर्फ सुबह के 9 बजे तक ही रहती है। तो और भी इमरजेंसी में मैं गई तो इमरजेंसी में उन्होंने एनएसटी किया, दूसरे जो डॉक्टर्स होते हैं इमरजेंसी में उन्होंने एनएसटी किया, चेक किया। सो आई वॉज ऑलरेडी इन टू द लेबर, आई वॉज 5 सेंटीमीटर डायलेटेड, और इतना तक जो मुझे लग रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्शंस है, ये कुछ और है। सो दिस वॉज लेबर पेन। ज़्यादा पेन हो रहा था ये तो मैं नहीं बोलूँगी, बट यस जब कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई फील हो रहा था। उसके बाद जब फिर से कुछ टाइम के बाद वो अपने आप ठीक हो रहा था, मतलब ऐसा नहीं था कि पूरे टाइम पेन था, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शंस के टाइम पे थोड़ा पेन हो रहा था। मे बी माई टॉलरेंस पावर इज़ गुड, सो इसलिए मुझे उतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, बिकॉज जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तब तक आई वॉज 5 सेंटीमीटर डायलेटेड, मतलब ऑलरेडी हाफ वे। तो अब डॉक्टर ने हमें कहा कि आप क्योंकि ऑलरेडी लेबर पे हो तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना चाहते हो या फिर आप वेट करना आप सी सेक्शन के लिए जाना चाहते हो। सो हमने पूछा उनसे कि कितना टाइम अगर हम वेट करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो कितना टाइम लग सकता है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो देखो 12:30 के आसपास हो रहा है, आप आराम से लेके चलो कि शाम के जो 7 या 8 बजे तक तो मिनिमम लगेगा, बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट डिलीवरी, तो इसलिए इतना टाइम तो लगता ही है। तो इमीडिएटली हमने डिसाइड किया कि इतना देर हम वेट नहीं कर सकते, एंड दैट टू आई वॉज कैरिंग ट्विंस। तो एक का जो हमने स्कैन में देखा था, एक ट्विन का हेड ऑलरेडी डाउन था, दूसरे का हमें पता नहीं था तब तक, तो इसीलिए हमने कोई भी रिस्क नहीं लिया। इमीडिएटली हमने डिसाइड किया कि हम सी सेक्शन ही करेंगे। वैसे भी हमारा डिसाइडेड ही था पहले से कि 18th को हम सी सेक्शन ही करने वाले थे। वो तो लकीली आई वॉज इनटू लेबर, इसलिए मेरे पास ये ऑप्शन था। तो अब तुरंत तुरंत उन्होंने एनएसटी किया, देन उन्होंने ड्रिप लगाया,
मतलब एकदम इमीडिएटली क्या क्या हो रहा है मेरे साथ मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आई वॉज लाइक कि जब कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे तब मुझे लग रहा था बस अभी तुरंत निकाल दो एंड बस ये पेन से मुझे रिलीफ दे दो। अदरवाइज बाकी टाइम था कि चलो ठीक है, रेस्ट कर रही हूँ आराम से, कुछ करना नहीं है, बेबी का हार्ट बीट सुनाई देता है, तो अच्छा फील हो रहा था। अब उन्होंने पूरा ड्रेसअप किया एंड देन इमीडिएटली मुझे ओटी के लिए उन्होंने ले गया। मेरा ये पहले से प्लान था कि मैं थोड़ा रील वगैरह बनाऊंगी, वीडियोस बनाऊंगी, कि क्योंकि नेक्स्ट डे था तो पहले से पता था, तो मुझे लगा कि थोड़ा पहले से जाऊंगी, थोड़े अच्छे से तैयार होकर वीडियोस वगैरह शूट करूंगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कुछ और था, चाहती कुछ और थी। मतलब वांट्स कुछ अलग थे बट डीप मैनिफेस्टेशन कुछ और था पहले से ही। तो इसीलिए मेरे प्लान के अकॉर्डिंग तो उस दिन नहीं हुआ था, बट वो प्लान हुआ जो भगवान ने चाहा और जो मैं पहले से ही चाहती थी, ये हुआ। अब वहाँ पे ओटी में मुझे ले गया। ओटी में जाने के बाद इतनी ठंड थी वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली मेरी पहले भी सर्जरी हो चुकी है, लाइक 23 एंड 24 में मेरी गॉल ब्लैडर स्टोन एंड देन सिस्ट की सर्जरी हो चुकी है। एक बार मैं और ओटी में गई थी फॉर सर्वाइकल स्टिच। तो ये सारे चीज़ों के लिए मैंने ओटी का एक्सपीरियंस किया हुआ है पहले। बट ये उस दिन का जो ठंड था, इट वॉज एक्सट्रीम। लाइक ऐसा लग रहा था कि जितना ठंड मुझे पहले लगा है उससे काफ़ी ज़्यादा, मतलब डबल से ट्रिपल ज़्यादा ठंड मुझे लग रही थी। अब वहाँ पे ले गए, काफ़ी चिल्ड था। बैठने को बोला गया क्योंकि बैक में एनेस्थेसिया, स्पाइनल एनेस्थेसिया देते हैं। अब जब तक डॉक्टर नहीं आएंगी, मेरी डॉक्टर वहाँ पे थी नहीं, वो दूसरे हॉस्पिटल से उनको आना था, जो कि मेरे घर से अगेन, जो इस हॉस्पिटल से इनफैक्ट सिर्फ 5 मिनट्स की डिस्टेंस थी। तो अब डॉक्टर ने कहा था फ़ोन करके, मतलब अपने टीम को, कि व्हेन आई रीच द गेट तब आप स्पाइनल एनेस्थेसिया दे सकते हो, उसके बाद हम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। बाय द टाइम आई रीच तब तक वो असर करना लगेगा एंड देन हम उसको प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते। तो अब डॉक्टर जब आई, उससे पहले ही वो एनेस्थेसिया, मतलब जब तक डॉक्टर गेट पे आके कॉल किया तब तक उन्होंने फिर एनेस्थेसिया देना स्टार्ट किया। अब उन्होंने एक निडल पहले तो पुश किया, उनको पता नहीं कैसे तो गैप ही नहीं मिला। मेरे जो स्पाइनल एनेस्थेसिया होता है उसमें मैं आपको बता दूं, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड का जो 3rd नंबर एंड 4th नंबर का जो कॉलम होता है उसके बीच में ये दिया जाता है, जो गैप होता है उस पे। तो अब उनको ये गैप मिला ही नहीं, उन्होंने फर्स्ट पुश किया जब, एंड आई वाज लाइक, जब उनको मतलब आपस में वो बात कर रहे हैं कि देयर इज नो गैप, एंड आई वाज लाइक क्या एक बार ये तो हो गया। मैंने सुना था कि ये जो इंजेक्शन है, ये जो एनेस्थेसिया है, इसका पेन आपको लाइफ लॉन्ग रहता है। अब मुझे लगा एक बार में ये गया नहीं तो पता नहीं, ये तो जब तक होगा नहीं तब तक और आगे की प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर सकते। फिर उन्होंने सेकंड टाइम दिया, थर्ड टाइम दिया, फोर्थ टाइम दिया, ऐसे करके मुझे तो लग रहा था कि उन्होंने 8 to 10 टाइम्स दे दिया, बट इतना नहीं दिया था। मुझे लगता है 6 टाइम्स उन्होंने ये इंजेक्शन पुश किया था। अब बैठना आपको कैसे रहता है कि यहाँ पे वो एक पिलो दे देते हैं, आपका ये चीज़ एकदम ऐसे होना चाहिए एंड आपको ऐसे, मतलब अपना हेड ये पिलो को आपको देखना होता है। ये ऑलरेडी काफ़ी पेनफुल था, कॉन्ट्रैक्शंस ऑलरेडी तब तक और हाई हो चुके थे, एंड साथ में ये जो पेन, ये इंजेक्शन का जो पेन तो नहीं होता है बट इसका जो फियर है ये ज़्यादा होता है इंसान में, कि ये इंजेक्शन हमेशा लाइफ लॉन्ग पेन करता है। बट अगेन ऐसा भी कुछ नहीं है, मुझे अभी तक कुछ भी पेन इसका नहीं रहा है इन दिस मंथ्स। तो ये सिर्फ इसके बारे में दूसरे वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि ये क्यों लोगों के पास ये मिथ होता है कि ये इंजेक्शन से आपको लाइफ लॉन्ग पेन होगा। तो अब उन्होंने किसी तरह, मतलब मिला उनको, 6 टाइम्स उन्होंने पुश करने के बाद उनको फाइनली मिला, एंड आफ्टर दैट सडनली विद इन सेकेंड्स ही वो बोलते हैं कि आप ऐसे बेड पे लाई कर जाओ, अदरवाइज ये जो, मतलब नम हो जाएगा आपका वेस्ट से नीचे तक, तो ये फिर मूव करना पॉसिबल नहीं होगा। तो उन्होंने बस ऐसे ही थोड़ा बहुत हेल्प किया किसी ने, एंड मैं लेट गई। यहाँ सामने में वो एक, मतलब ऐसे बॉडी के बीच में एक कर्टन्स दे देते हैं। हस्बैंड को भी उन्होंने पहले से बताया था कि आप अलाउड हो अंदर। इवन उन्होंने, मेरे जो गायनैक है उन्होंने पहले से ही बताया था कि आप वीडियोस वगैरह भी शूट कर सकते हो इफ़ यू वांट। वहाँ गए, पहले उन्होंने कुछ यहाँ पे स्प्रे किया लोअर एब्डोमेन में। कट करने से पहले आपको सब कुछ दिखता है, आपको सब कुछ पता चलता है, मतलब आपको ऐसे अगल बगल सब कुछ दिखेगा। ऑब्वियसली इस बीच में यहाँ पर्दा रहता है तो आपको क्या हो रहा है वो आपको दिखेगा नहीं, बट आपको पूरा का पूरा सेंसेशन होता है। मुझे पूरा फील हो रहा था कि कुछ एक ऐसे जिप काइंड ऑफ जैसे ओपन होता है वैसा कुछ हुआ, ऐसे कुछ पुल वगैरह हो रहा है, कुछ अंदर में ऐसा पुश हो रहा है, ये सारी चीज़ों का सेंसेशन आपको एकदम क्लियरली पता चलेगा। अब जैसे ही उन्होंने कट किया उसके बाद उन्होंने हस्बैंड को बुलाया कि नाउ यू कैन कम, और ऐसे साइड में रहो। तो वो वीडियो भी शूट करने वाले थे क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही बताया था कि आप शूट कर सकते हो, बट एनेस्थेसिस्ट ने कहा कि आप एक्सपीरियंस करो, आप शूट मत करो। तो थोड़ा सा ही क्लिप्स उस दिन ले पाए थे, उसके बाद एनेस्थेसिस्ट ने मना कर दिया था, तो इसलिए और आगे की क्लिप्स नहीं है। कट करने के विद इन 2 मिनट्स
आई डोंट नो कितना मिनट था वहाँ, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मुझे फ़ील हो रहा था। जब तक बेबीज़ को निकाले नहीं थे तब तक काफ़ी कम टाइम फ़ील हो रहा था, बट उसके बाद मुझे लगा कि काफ़ी टाइम लग गया। तो ऐसे ही जैसे ही विदिन 2 मिनट्स आई वाज़ चैंटिंग ओम नमः शिवाय, सारे भगवान को मैं याद कर रही थी। एंड देन डॉक्टर ने बस ऐसे ही बेबी को, फर्स्ट ट्विन को निकाला एंड कहा कि कांग्रेचुलेशंस, इट्स अ बेबी गर्ल। अब इसके बाद आई वाज़ लाइक कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड, मतलब इतनी ज़्यादा ग्रेटफुल मैं हुई, मतलब हमेशा ही मुझे बेबी गर्ल चाहिए थी। एंड मैंने बेबी गर्ल का नाम काफ़ी पहले से, लाइक 2 इयर्स पहले से ही डिसाइड कर रखा था। सो व्हेन आई गॉट टू हियर कि इट्स अ बेबी गर्ल, उसके बाद मैं इतना रोना स्टार्ट की कि मुझे कुछ मतलब और पता ही नहीं चला। मैं रोई रोई, उसके बाद बेबी को वो सिर्फ ऐसे दिखाए थोड़ा सा एंड देन वो लेके चले गए। अब नेक्स्ट बेबी निकालने से 2 मिनट्स बाद उन्होंने फिर से ऐसे निकाला एंड देन उन्होंने हस्बैंड से, निकालने से पहले ही इनफैक्ट थोड़ा सा बस हाफ वे निकाल के हस्बैंड से पूछा था गेस करो कि क्या है। तो हस्बैंड ने कहा कि इट्स अ बेबी बॉय। एंड डॉक्टर वाज लाइक कि अरे ये तो आपको पहले से ही पता था, आपने बहुत अच्छे से गेस कर लिया है और शायद आपने मैनिफेस्ट भी किया था। सो येस, आई मैनिफेस्टेड अ बेबी गर्ल एंड अ बेबी बॉय। मैंने पूरे जर्नी में, जब से मुझे पता था कि ट्विंस है, तब से मैंने प्रे किया है, इवन विथ नेम्स। मैंने बेबीज के नेम्स पहले से ही डिसाइड कर रखा था। तो मैंने एक वीडियो आपको शेयर भी किया था कि आप बेबी को वुम में कैसे ब्लेस कर सकते हो। तो मैं हमेशा ही जो ब्लेसिंग्स देती थी उसमें मैं हमेशा ही मेरी बेबी गर्ल का और बेबी बॉय के जो नेम्स है उससे ही मैं कॉल करती थी। मतलब जो भी ब्लेसिंग्स मैं देती थी वो नॉट एज अ कि बेबीज को हेल्दी रखो, मैं प्रॉपरली शताक्षी एंड श्रुतिक, श्रुतिक तो हमने डिसाइड तब नहीं किया था, हमने लास्ट मोमेंट में श्रुतिक डिसाइड किया था बेबी बॉय का नाम। बट तब तक कुछ और नाम मैंने जो डिसाइड कर रखा था, मैं उस नाम से ही अपने बेबीज को बोलती थी। तो इस तरह से हुआ यहाँ तक, तो आई वॉज लाइक हैप्पी, क्योंकि इतना तक ही आपको एक्साइटमेंट रहता है, उसके बाद तो आपको लगता है कि कुछ भी आप कर लो, बेबीज बस सेफली निकल गए हो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ था। अब उसके बाद बेबी स्कूल लेके चले गए, हस्बैंड को भी कहा कि आप अब बाहर वेट कर सकते हो। तो उसके बाद इतना तक तो बस लाइक ओके। अब उसके बाद कुछ कुछ वो कर ही रहे हैं, पता नहीं कितना टाइम, आई थिंक हाफ एन आवर हो चुका था, मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी। इवन मेरे सर्वाइकल स्टिच थे तो वो करने में भी उनको थोड़ा सा टाइम लग गया। सर्वाइकल स्टिच आपको भी करना चाहिए, स्पेशली इफ यू आर कैरिंग ट्विंस। ये आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके कर सकते हो, इट्स अ वेरी हेल्पफुल मेथड। और ये मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा ही है। तो इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी कि क्या होता है, किस तरह से होता है और आपको क्यों ये हेल्पफुल होता है, तो आपको क्यों ये करना चाहिए। कमिंग बैक टू दिस वन, स्टिच वगैरह किया, उसके बाद हाफ एन आवर आई थिंक लगा होगा। फिर वो दूसरे रूम में मुझे शिफ्ट किए, जहाँ पे रिकवरी रूम जिसको हम कहते हैं, या फिर पोस्ट ओटी रूम जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे उन्होंने मुझे रखा। अब वहाँ की जो ठंड थी, मतलब वहाँ ठंड नहीं था, वहाँ तो सारे लोग नॉर्मल ऐसे ही थे, बट मुझे जो वहाँ पे ठंड लग रही थी दैट वॉज एक्सट्रीम। आई वॉज लाइक कि शायद -20-30 डिग्री हो, ऐसा मुझे फील हो रहा था। बहुत ज़्यादा ठंड थी, मेरे एकदम लग रहा था कि मेरे बोन्स तक शिवर कर रहे हैं। आई आस्क्ड फॉर अ ब्लैंकेट, ऑब्वियसली उन्होंने पहले से एक ब्लैंकेट दे रखा था। आई आस्क्ड फॉर अनदर, उन्होंने एक दूसरा ब्लैंकेट दिया। बहुत ठंड थी तो उन्होंने वार्मर भी, ब्लोअर काइंड ऑफ एक होता है, वो भी उन्होंने दिया, बट स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। एंड इतना में भी मुझे वरी हो रहा था कि मुझे मतलब समझ में नहीं आता ना कि आपको रूम इतना ठंडा है कि आपको इतना ठंडा लग रहा है। तो फिर मुझे लग रहा है कि बेबीज को भी सामने रखे हुए हैं, मुझे दिख रहे थे बेबीज की क्रेडल में रखे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि मुझे इतना ठंड लग रहा है तो बेबीज को सिर्फ वो एक स्वेडल में ऐसे रैप करके रखे, क्या उनको ठंड नहीं लग रही है। फिर भी डॉक्टर, फिर जो वहाँ पे थी उन्होंने मुझे समझाया कि बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस आपको जो मेडिसिन दिया जाता है ब्लड को कंट्रोल करने के लिए, क्लॉट मतलब स्टॉप करने के लिए ब्लीडिंग को, उसके लिए ये जो ड्रिप आपको लगाया गया, जो मेडिसिन दिया गया, वंस इट्स गेट ओवर, ये आपकी बॉडी में जब रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे आपकी जो ठंड लगने वाला जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब मुझे लगा कि चलो ये हाफ एन आवर होगा, 15 मिनट्स होगा, बट इट वेंट स्ट्रेट लाइक 2 आवर्स। 2 आवर तक मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगी कि 3 ब्लैंकेट्स विद दैट ब्लोअर। डॉक्टर ने कहा कि आप ब्लोअर को अपने फेस के पास रखो, हैंड्स पे रखो, इसको पकड़े रहो, कुछ भी करो। पता नहीं क्या कर रही थी मैं, तो पूरे ऐसा लग रहा था मैं उठ के बैठ जाऊं एंड देन पूरे बॉडी में ही मैं वो ब्लोअर चलाऊं, इतनी ज़्यादा ठंड मुझे लग रही थी। बट धीरे धीरे ऑब्वियसली जैसे उन्होंने कहा था कि मेडिसिन का असर जब होने लगेगा तो आपको ठंड लगना भी कम हो जाएगा। बीच में जो आपका फर्स्ट जो नर्सिंग होता है, जो फीडिंग होता है, वो आपको करना रहता है, सो दैट जो गोल्डन आवर जिसको हम कहते हैं उसका जो मिल्क है वो कोलोसम, वो आपके बेबी को मिलना चाहिए। तो आप बेबीज को ले आए एंड वन बाय वन उन्होंने फीड भी करवाया। डॉक्टर ने कहा कि एवरीथिंग इज फाइन, ब्लड अब स्टॉप हो रहा है धीरे धीरे एंड बेबीज को मिल्क भी मिला है, सो इट्स अ गुड साइन, आप अच्छे से रिकवर कर रहे हो।
एंड हम कुछ देर बाद और थोड़ा सा कंडीशन स्टेबल होने के बाद हम आपको रूम में शिफ्ट करेंगे। तो ये था पूरा एक्सपीरियंस। सिर्फ जो मुझे प्रॉब्लम लगा वो सिर्फ इस ठंड लगने को लगा, अदरवाइज आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अब इसके बाद रूम में जाने के बाद मुझे कोई भी पेन नहीं हुआ। धीरे धीरे जो नमनेस है वो जब खत्म हो जाता है, वो कहते हैं मतलब कि आप धीरे धीरे अपने पैर को थोड़ा सा मूव करो सो दैट एकदम वो आपको फील हो, जैसे ही वो सेंसेशन आपके पैर में आ जाए फिर से, तो हम आपको रूम में शिफ्ट कर देंगे। तो आ गया था बाई 5:30 आई वॉज इन माई रूम, माई बेबीज वर इन विथ मी। तो ऐसे ही करके पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। वो आए, फिर जैसे रूम में ले गए, फिर और एक के बाद एक बहुत सारे डॉक्टर्स आते रहे पूछने के लिए कि कैसे हो, क्या हो, एंड कोई प्रॉब्लम्स है कि नहीं। तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आज रात को आपको थोड़ा बहुत, आपको जितना फील हो आप थोड़ा बहुत अपने पैर वगैरह मूव कर सकते हो, सो दैट नेक्स्ट डे जब आप वॉक करोगे तो आपको कोई भी पेन नहीं हो, अदरवाइज बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। सो आप थोड़ा थोड़ा मूव करने की कोशिश करो। ऑब्वियसली पूरा बॉडी आप मूव नहीं करना, बट आप सिर्फ अपने पैरों को मूव कर सकते हो। एंड उस दिन तो पूरा सिर्फ लिक्विड डाइट पे थी। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी ओटी हुई थी 1 बजे, लाइक एक भी नहीं, अराउंड 2 o'clock मेरी ओटी हुई थी। एंड नेक्स्ट डे बाई 8 o'clock आई वॉज ऑन माई फूट, मतलब मुझे 8 बजे उन्होंने फर्स्ट वॉक करवाया था नेक्स्ट मॉर्निंग। एंड ट्रस्ट मी, ये भी वॉक के बारे में जो मिथ होता है कि बहुत पेनफुल होता है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स जस्ट कि हाउ यू आर हैंडलिंग इट, आपका माइंडसेट क्या है एंड आप किस तरह से चीज़ों को ले रहे हो। आपको डॉक्टर ने जैसा जैसा कहा है, क्या आप उस तरह से थिंग्स को ले रहे हो। अब आप सोचोगे अरे मैं तो बीमार हूँ, मैं पैर कैसे मूव करूँ, ये करूँ। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपको डॉक्टर जैसा भी बोले, अगर आप वैसा करते हो तो आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होगा। मुझे कोई भी पेन नहीं हुआ, कोई भी कट का पेन भी नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली वो पूरा दिन मुझे ड्रिप चला है पेन किलर का। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उन्होंने पेन किलर हटा दिया था, ऐसे ओरल मेडिसिन दिया था 5 days के लिए, बट नेक्स्ट मॉर्निंग ड्रिप हटा दिया था। मेरी सिर्फ प्रॉब्लम यही थी कि ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हुआ था, तो उन्होंने फिर एक और ब्लड के लिए एक इंजेक्शन दिया था, जिससे ब्लड फिर से आयरन बिल्ड हो सके, मतलब फिर से ब्लड बॉडी में बिल्ड हो सके। ऐसे कोई अलग से ब्लड भी नहीं दिया था, या फिर कुछ भी दूसरे मेडिसिन वगैरह भी कुछ नहीं दिया था। खाली कहा था कि आप अच्छे से डाइट वगैरह लोगे तो ये पूरा जो है थिंग ये रेप्लेनिश हो सकता है। तो यही था मेरी डिलीवरी की एक्सपीरियंस। इसके आगे का जो वॉकिंग एक्सपीरियंस है, बाकी जो रिकवरी एक्सपीरियंस है, बेबीज़ को फीड कराने का एक्सपीरियंस है, एवरीथिंग वाज सुपर्ब। मुझे तो बहुत मज़ा आया। मतलब मेरे तो ट्विन्स हो गए। मुझे बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि अगर ट्विन्स नहीं होता, मैं हमेशा सोचती थी कि सिर्फ एक ही प्रेगनेंसी में प्लान करूँगी, बट अगर इतना स्मूथ जर्नी किसी का हो सकता है, इतना स्मूथ अगर मेरी जर्नी हो सकती है, डिलीवरी इतना स्मूथ हो सकता है, तो मुझे लगता है कि हर किसी को प्लान करना ही चाहिए। मतलब डरना नहीं चाहिए बेसिकली, वो तो अपने अपने पे होता है कि आप कितने बेबीज़ प्लान करो, बट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसमें से आपको भी कुछ हेल्पफुल मिला हो। आगे और भी इससे रिलेटेड वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें मैं पोस्ट रिकवरी, जो हॉस्पिटल से घर आने के बाद जो मेरी एक्सपीरियंस है, मैंने क्या क्या ऐसा किया कि आई एम फिट, आप मुझे देख के। इनफैक्ट जो 5 days बाद जो मैं डॉक्टर विजिट पे गई, डॉक्टर वॉज शॉक्ड कि तुम लग ही नहीं रही हो कि वो हो जो 1 हफ्ता पहले हॉस्पिटल में थी। तो आई वॉज सच अ फिट मॉम, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ ऑब्वियसली। तो आप भी ये कर सकते हो, आपके साथ भी इतना पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो सकता है। जस्ट कीप फ्यू थिंग्स इन माइंड, मैनिफेस्ट करो, अच्छा ही होगा आपके साथ। एंड माइंडसेट थोड़ा स्ट्रांग आपको करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि बहुत ज़्यादा बीमार हो जाऊंगी, ये होगा वैसा होगा, इतना दर्द होगा, तो जो आप सोचोगे वैसा ही होगा। अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। चलो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आगे और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो मिलती हूँ अगले वीडियो में विथ अनदर फ्यू फैक्ट्स। बहुत सारे शॉर्ट्स मैं अपलोड करते रहती हूँ, आई होप यू आर चेकिंग ऑन इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ न्यू मॉमीज, एंड ऑल्सो टू द वुड बी मॉमीज, ऑल द बेस्ट।